नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक बुरी खबर मैं कहूँगा, मुरादाबाद के पास संभल से आई और संभल में जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह की आगजनी हुई है और वहाँ जो प्रशासन ने अभी तक बताया है कि 2 लोगों की मौत भी हुई है, वो कैसे हुई है, पुलिस की कार्रवाई में हुई है या कोई और कारण थे, उसके बारे में अभी जानकारी डिटेल नहीं आई है। लेकिन पूरा मामला क्या था जिसको लेकर के वहाँ हिंसा भड़की? एक ऐसा धर्म स्थल जो अतीत में हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता था और अब सैकड़ों वर्षों से उसके ऊपर एक मस्जिद जिसको शाही मस्जिद का नाम दिया गया है, वो आयद है। हिंदू पक्ष ने इसको चैलेंज किया था, दावा भी किया था कि ये एक्चुअल में हरिहर मंदिर है और विष्णु के जो अवतार थे, अंतिम अवतार थे कल्कि, उनका जन्म इस स्थान पर होने वाला है, ऐसा दावा किया गया। तो अतीत में ये जितने भी आक्रांता थे, जो क्रूरता दिखाते थे, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ते थे, तरह-तरह के अत्याचार करते थे, उन्होंने उस जगह पर जहाँ कल्कि का जन्म होने वाला था या अवतार लेने वाले थे, उस जगह पर मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद को तामील कर दिया और खड़ा कर दिया। कोर्ट में चूंकि मामला गया था, कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त थे। मंगलवार को एक दौर का सर्वे हो चुका था। आज सुबह फिर से पुलिस प्रशासन की देख-रेख में वहां पर सर्वे टीम पहुंची थी। उसमें विष्णु जैन भी थे और धीरे-धीरे वहां भीड़ एकत्र होती चली गई, बहस शुरू हो गई और मुझे लगता है बहुत नियोजित तरीके से वहां पर भीड़ पहुंचाई गई थी, बुलाई गई थी, क्योंकि वो अचानक हिंसक हुई और हिंसक होने के बाद पथराव, आगजनी और तमाम जो है वो जो भी तौर तरीके होते हैं, वो सब किया गया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार और घटना पर बहुत बारीक नज़र रखने वाले अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी से इस पूरे मामले के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं और ये भी कि ये जो दिखाई दे रहा है वही है या इसके पीछे कुछ और फ्रस्ट्रेशंस हैं या पेशबंदी हैं या माहौल खराब करने की साजिश है। कहीं वक्फ संशोधन बिल जो पेश होने वाला है, जो पारित होने वाला है, उसको रोकने की एक साजिश तो नहीं है, शुरुआत तो नहीं है संभल से। और पड़ोस की सीट कुंदरकी से जिस तरह का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है। और कौन पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे हो सकती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, फिर आज की घटना पर आते हैं। देखें, हम जानते हैं कि बाबर के काल में अयोध्या में राम मंदिर का डिमोलिशन हुआ था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। बाबर ने अपने छोटे से कार्यकाल में 3 मस्जिदें बनवाई। उनमें से 3 जो थी वो मंदिरों को गिराकर बनवाई, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल थे। एक तो भगवान राम का जो जन्म स्थल था अयोध्या, और दूसरा ये जो संभल में मंदिर है, इसका हमारे पुराणों में वर्णन है कल की अवतार के हवाले से। कहा गया है कि हरिहर मंदिर, हरिहर यानी भगवान विष्णु का मंदिर, यहाँ से कल के अवतार जन्म लेंगे और आगे आएंगे। कल के अवतार विष्णु के 10वें अवतार माने गए हैं, जो कि कलयुग में माने गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि त्रेता में भगवान राम, सतयुग में कोई अवतार नहीं, त्रेता में भगवान राम और द्वापर में भगवान कृष्ण और भी तमाम अवतार हुए हैं।
उनमें 10वें अवतार हमारे यहाँ जो माने गए, हमारी जो मान्यता है वो भगवान कल्कि की है, और कल की अवतार कलयुग में जन्म लेने के लिए हरिहर मंदिर संभल से शुरुआत की। तो बाबर को पता चला तो उसने इसको गिराकर यहाँ पर 1529 में मीर बेग करके उसका एक सिपह सलार था, जैसे मीर बाकी था वहां पे जिसने गिराया था वो राम मंदिर, तो मीर बेग करके एक सिपह सलार था, उसने हरिहर मंदिर तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनवाई। बाबर नामा में बाबर ने खुद इसका जिक्र किया है कि किस तरह उसने हरिहर मंदिर के बारे में सुना और उसे पता चला कि यहाँ कल की अवतार होने वाला है, तो उसने उसको ध्वस्त कराकर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनवाई। तो यानी इसमें यानी यानी खुद स्वीकार कर रखा है उन्होंने कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है। अरे नहीं भाई, सिर्फ बाबर ने ही नहीं स्वीकार किया है, बाबर ने स्वीकार किया है, उसके बाद जो मुगल बादशाह आए हैं उन्होंने भी अपनी जीवनी में लिखा है, अंग्रेज हिस्टोरियंस ने लिखा है, सबने लिखा है। ये कोई विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का लिखा इतिहास नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि बजाय हमको कि रोमिला थापर और इरफान हबीब का इतिहास पढ़ाएं, भाई मुगल बादशाहों के साथ एक बात बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को रियल टाइम का मतलब होता है जब वो घटित हो रहा हो उसी दौरान रिकॉर्ड किया, डे टू डे रिकॉर्ड किया। फिर चाहे वो बाबरनामा हो, चाहे वो आईने अकबरी हो, चाहे वो औरंगजेब, सारे सबने, मुगल बादशाहों ने, हुमायूं ने और जहांगीर ने, सबने किया है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या था कि साहब हमारे यहाँ सभ्यता इतनी ज्यादा डेवलप जब हो जाती है तो बात, जो पोइट्री को क्या कहते हैं, कविता को कहते हैं, वो सभ्यता का सर्वोच्च शिखर है। तो हमारे यहाँ जो इतिहास लिखा वो काव्यात्मक इतिहास लिखा गया कविता के फॉर्म में, चाहे वो 13 पुश्ते देख लें जो कलहर ने लिखी कश्मीर में, राज तरंगिणी, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामचरितमानस हो, तो हमारे यहाँ जो इतिहास लिखा गया वो कविता के फॉर्म में लिखा गया। इसलिए आजकल के जो इतिहासकार है वामपंथी उसको डिसमिस करते रह रहे, ये तो कविता है, बकवास है, इसको नहीं मानेंगे। लेकिन चलिए हमारे ये मानिए, आप ये नहीं मानिए, परंतु जो मुगल बादशाहों ने अपने टाइम में रियल टाइम में लिखा, जैसे अबू फजल लिखता था, आईने अकबरी लिखी गई, तो उन्होंने रियल टाइम में किया। आज बादशाह सलामत ने ये किया, आज बादशाह सलामत ने ये लिखा, आईने अकबरी पढ़िए कि आज बादशाह सलामत ने काफिरों के नरमुंडों की दीवार खड़ी कर दी। फिर उनको बताया गया कि बादशाह सलामत आपकी जो नरमुंडों की काफिरों की दीवार है वो आपके दादा हुजूर बाबर से भी ऊंची है। तब बादशाह सलामत ने अपनी तलवार वापस अपने म्यान में रख के कहा ठीक है अब मारना बंद करो। तो इस तरह करके उन्होंने पूरा लिखा। तो अब दिक्कत ये, वो पढ़ा देंगे तो फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। तो बाबरनामा में और तमाम जो मुगल बादशाह हैं उन्होंने इसका यहाँ जिक्र किया कि कल की अवतार होना था, इसलिए इस मंदिर को गिरा के यहाँ पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करा गया। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी लिखा। इसको लेकर संभल में एक मुकदमा हुआ कि साहब इसका सर्वे कराया जाए, और उसमें हमारे स्टार जो कैंपेनर हैं विष्णु शंकर जैन जी, जो हमारे जैन साहब के सुपुत्र हैं, मतलब इन पिता पुत्रों का भी साहब बड़ा योगदान है, इसमें बड़ा योगदान है। मैं अक्सर मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे कंपनी गार्डन में जहाँ चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया था, वहां पे 35 मजारें और एक मस्जिद बन गई थी। हरिशंकर जैन साहब एक बार मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनको दौरा कराया, फिर उनसे मुकदमा कराया, और एक दिन में इन्होंने कोविड के दौरान वीडियो पे बहस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बहस करके उन्होंने आदेश लिया, और एक ही शाम को योगी सरकार ने यहाँ पे 35 मजारे और एक मस्जिद गिरा दी। आज वहां पे फूलों की क्यारी है। तो मैं, यह हरिशंकर जैन साहब का कारनामा था। और उसके बाद तो ये लगातार काशी में और मथुरा में हर जगह हमने इन पिता पुत्र का अभूतपूर्व योगदान देखा साहब। तो हरिशंकर जैन साहब के जो साहबजादे हैं ये विष्णु जैन साहब, ये वहां पे मौजूद थे, और ये इन्होंने संभल में मुकदमा किया था। 19 तारीख यानी मंगलवार को संभल की एक जिला अदालत से आदेश हुआ कि यहाँ सर्वे करा लिया जाए। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि सर्वे के इस तरह के आदेश होते भी हैं तो टल जाते हैं, इसलिए टल जाते हैं। अब आप देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, पहले बनारस की जिला अदालत ने, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका सर्वे कराने का आदेश दिया था। मेरे ख्याल से ओंकार चौधरी साहब किसी तकनीकी दिक्कत के चलते प्रोग्राम से बाहर हो गए हैं, तो मैं खुद ही इसको चला रहा हूँ। नहीं तो मैं हूँ। अच्छा चले, मुझे बड़ा सुकून है, मैं तो डर जाता हूँ आप तकनीकी रूप से उतना हूँ। बहरहाल, तो जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जनवरी 2024 में कि मथुरा में जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है उसका सर्वे करा लिया जाए। आज 1 साल होने को आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जनवरी में ही स्टे कर दिया था, आज तक दोबारा वो मुकदमा टेकअप नहीं हुआ, तो वो स्टे करके रखा हुआ है। मतलब आप देखें कि हर चीज को ये मुस्लिम पक्ष इतना लंबा चलाना चाहता है कि जैसे
राम जन्मभूमि का मुकदमा 350 साल चल गया, तो वो चाहते हैं यहाँ भी चले, तो वो उन्होंने कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से उनको मदद भी मिल गई। वो 1 साल से स्टे होके पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हो ही नहीं रही है। मैंने विष्णु शंकर जैन से बात की थी, वो कह रहे थे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सब स्टे विकेट कराने का और स्टे हटवाने का, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। तो यहाँ पे जब संभल में जिला अदालत ने आदेश दिया, तो चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ इस बात को समझती है। जब पिछली बार आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बनारस में काशी में जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके तहखाने में जो व्यास तहखाना है उसको खोल दिया जाए। तो इसके पहले कि मुस्लिम पक्ष चला जाता सुप्रीम कोर्ट, 6 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, तत्काल पुलिस प्रशासन ने लग के उसको खुलवा के उसमें पूजा अर्चना शुरू करवा दी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे नहीं कर पाया, उनको मौका ही नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट जाने का। इस बार भी संभल में जैसे ही जिला अदालत ने इसका आदेश दिया कि साहब इसको खोल दिया जाए, तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक सर्वे टीम गठित करके, मतलब 19 तारीख को आदेश हुआ शाम 4 बजे और 5 साढ़े 5 बजे टीम वहां पहुंच गई, और टीम भी पहुंच गई, सर्वे भी हो गया और वहां मंदिर के तमाम अवशेष भी मिल गए साहब। तो आज उस टीम का दूसरा दौरा था, वीडियोग्राफी। अच्छा होता क्या है, जो सर्वे होता है 2 श्रेणियों में होता है। पहले कोर्ट कमिश्नर सर्वे करता है और उसके बाद एएसआई करती है। अच्छा मजेदार बात यह कि जो शाही जामा मस्जिद है ये ऑलरेडी एएसआई के अधीन है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये अधीन है, लेकिन वहां पे मुस्लिम पक्ष ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि एएसआई का एक भी अधिकारी उसके अंदर पैर नहीं रख सकता। मजेदार बात ये देखिए, ये वो लोग हैं जो दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। तो साहब ये लोग गए सर्वे करके चले आए, आज फिर सर्वे था, और जैसे ही सर्वे करने गए तो साहब वहां हजारों की भीड़ जमा थी। और चूंकि वो शफीकुर रहमान के वर्ग के जो नाती हैं, जियाउर रहमान, जो इस तरह के बयान देते रहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनका इलाका है और वहां पे कुंदरकी उन्होंने खाली की है सीट, और जिसमें कि 65 से 70% मुसलमान है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जीत लिया है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने क्या जीत लिया भाई, वहां मुसलमानों में आपस में विवाद हुआ। जो पठान मुसलमान है, जो शेखजादा है, जो मुस्लिम राजपूत अपने को कहता है, उसने कहा कि 6 बार से इसको तुर्क मुसलमान जीत रहे हैं, हम तुर्कों के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। तो इस्लाम का और मुसलमानों का वो जातिवाद उभर के आया, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने अभी कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि जातिवाद की जब भी बात होती है तो मुसलमानों के जातिवाद की क्यों नहीं होती है। ये मुसलमानों का जातिवाद उभर के आया और उस जातिवाद में समाजवादी पार्टी ये सीट हार गई, हाजी रिजवान हार गए, क्योंकि वो तुर्क थे और तुर्कों के खिलाफ विद्रोह हो गया वहां पे। अब इसको लेकर सपा ने भड़काना शुरू कर दिया कि बूथ कब्जा हो गया, तो फलाना हो गया, तो ठिकाना हो गया। आज पत्थरबाजी हो गई, फिर पत्थरबाजी इतनी बुरी हुई, मैंने अपने ट्विटर पे दिया है, जिनको जरा सा भी संदेह है जाके देखे, इतनी बुरी पत्थरबाजी मुझे लगता नहीं कि योगी कार्यकाल में पुलिस पे कभी हुई हो। पुलिस को जो पुलिस विष्णु शंकर जैन और उनकी टीम को जो सुरक्षा प्रदान करने गई थी, उस पुलिस को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। जैन साहब को तो भागना ही पड़ा, वहां से टीम को तो भागना ही पड़ा, पुलिस भागती हुई नजर आई और अंततः वहां पे फायरिंग भी हुई और उसमें 2 लोग मारे गए, और तब से लगातार ये चल रहा है। दिक्कत कहां आ रही है, रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने इसमें बयान दिया कि ये जो पत्थरबाजी, तुमने बूथ लूटा था, उन्होंने कहा तुमने 2 दिन पहले बूथ लूटा था, आज पत्थरबाजी तो होगी ही होगी। वो पत्थरबाजी को सही नहीं ठहरा रहे, उसको बाकायदा उकसा रहे हैं रामगोपाल यादव। तो जाहिर सी बात है ये होना ही है। विष्णु शंकर जैन का एक महत्वपूर्ण बयान इस बीच आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को तत्काल इस मंदिर पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बात का पूरे आशंका है और देखा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष वहां पे मंदिर के अवशेषों को मिटाने पर आमादा है। आज की जो पत्थरबाजी हुई है वो भी ये ध्यान रखी हुई है कि इसके पहले कि उनको मौका मिल जाए कि सारे अवशेषों को मिटा सके। तो इसलिए विष्णु शंकर जैन ने आज कहा भारतीय पुरातत्व विभाग को तत्काल उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात है कि वो भारतीय पुरातत्व विभाग करता है नहीं करता है, क्योंकि वहां से तो पुलिस भाग के आई है। अच्छा 2 बातें इसमें आप जान लें, एक तो ये जान लें कि भाई ये जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनको रामगोपाल यादव जैसे समाजवादी पार्टी के जो सांसद और नेता हैं, इनको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। दूसरी बात ये कि इन लोगों को एक गलत भरोसा दिला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोजर पे जजमेंट आ गया है वो तुमको ऐसी हरकतें करने की इजाजत देता है। तो 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी जो आप देखिएगा 24 घंटे में वो जो योगी की सरकार है, आप जानते हो बिल्कुल बर्दाश्त करने वो तैयार नहीं होती। वो जो कार्रवाई होगी सबकी एकदम होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन देखना है उस बीच एएसआई वहां पे कब्जा करती है कि वहां पे मुस्लिम पक्ष को और मौका मिल जाता है वहां पे सबूत और अवशेष मिटाने को। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़ी एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा जो वक्फ एक्ट है उसकी संविधान में कोई जगह नहीं।
तो अब इसमें वो वही बात जो मैं लगातार आपके चैनल और अपने चैनल घूमता इना पे कहता रहता हूँ, सभी चैनल पे कहता रहता हूँ, टीवी चैनल पे कहता रहता हूँ कि जब वो एक्ट ही असंवैधानिक है तो उसमें संशोधन की क्या जरूरत है भाई, एक्ट ही खत्म कीजिए। खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म जी कीजिए। ओंकार जी, तो ये मैं ये नक्शे में पूरा जानना मामला है। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूं कि केवल सर्वे करने के लिए टीम गई है, और वो भी कोर्ट के आदेश पर गई है, और सर्वे भी नहीं करने देना चाहते, और इतना हिंसा, इतने पथराव, इतनी आगजनी, बहुत सारे व्हीकल वहां जला दिए गए हैं। ये टेंडेंसी क्या है साहब? आप कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, आप संविधान को भी नहीं मानेंगे, आप कोर्ट कमिश्नर को भी नहीं मानेंगे, पुलिस प्रशासन को भी नहीं मानेंगे। ये है क्या? मैं इसको समझना चाहता हूं, और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है। कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? कुंदरकी में 1,44,000 की हार हुई है, और वक्फ संशोधन बिल भी शीतकालीन सत्र में आने ही वाला है, कल से सत्र शुरू होने वाला है। कहीं उसकी पेशबंदी तो शुरू नहीं हो चुकी है? उसके फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकल रहे हैं? सर जी, कुंदरकी तो कल हारे हैं, वक्फ संशोधन बिल तो अभी आया है। ये तो हमेशा से रहा है कि जो बात हमको समझ में आएगी वो मानेंगे, जो नहीं समझ में आएगी नहीं मानेंगे। शाहबानों पे जब सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हुआ था, फैसला आया था, तो पूरे भारतवर्ष में मुसलमान सड़कों पर उतर आया था, और अंततः राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा था। राम मंदिर का जब फैसला आया था उसको भी मुसलमानों ने कहा, तब हमको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं रहा। CAA वाले एजुकेशन में आपने देखा, तमाम छोटे से बड़े तक यही कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट विश्वसनीय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। हर्ष मंदर जैसे लोग इनको भड़काते रहे और ये कहते रहे कि साहब सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानना है, सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया, हम सड़कों पे चल के न्याय देंगे। उनके हर्ष मंदर से लेके रामगोपाल यादव जैसे लोग इनको भड़काते हैं और ये सड़कों पे आ जाते हैं। इसके अलावा इनके जो धार्मिक मजहबी नेता है वो भी इनको भड़काते हैं। सब अपने अपने घर में महफूज सुरक्षित रह के इनको सड़क पे उतार के बच्चों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। और चूंकि ये इसीलिए इसीलिए जब सरकार कहती है कि हम मदरसों से बच्चों को निकाल के उनको एक अच्छी शिक्षा देंगे, उसका विरोध इसीलिए होता है कि अगर बच्चे अच्छी शिक्षा पा जाएंगे और अगर मदरसों में ही नहीं रहेंगे तो फिर उनको सड़क पे लड़ने वाले ये जिहादी कहां से मिलेंगे। तो मदरसों में से बच्चों को इसीलिए नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि उनको सड़क पे लड़ने की जिहादी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नई बात क्या है साहब कि उनको तो जब भी जो समझ में आता है तो वो संविधान की दुहाई देने लगते हैं, तिरंगा उठा लेते हैं, और जब बस चलता है और जब वो दिल्ली में तिरंगा उठा लेते हैं, वो केरल में हरा झंडा उठा लेते हैं। जब चाहते हैं संविधान की बात करते हैं और जब चाहते हैं पत्थरबाजी पे उतर आते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, इसके लिए सिर्फ एक योगी प्रशासन ही इनको डील कर सकता है। अब चूंकि इसमें कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो इन लोगों को अपना इनका मन बड़ी है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये संभल में जो कुछ भी आज हुआ है, इसमें ठीक है, इन लोगों के पत्थरबाजों के साथ तो डेफिनेटली योगी प्रशासन वो करेगा जो वो करता आया है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी के नेता और ये जो मजहबी नेता और ये सांसद और ये शफीकुर रहमान, ये जियाउर रहमान बर्ग जैसे लोग इनको भड़काते रहते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ताजा ताजा जख्म है, कल परिणाम आए हैं, और आज आपने कार्रवाई कर दी, इतनी जल्दबाजी क्या थी कार्रवाई करने की? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई, आज की कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, कोर्ट के आदेश पे हो रही है, कोर्ट के आदेश पे हो रही है। कोर्ट में मुकदमा अलग चल रहा है, सरकार में चुनाव उनाव अलग चल रहा है। दोनों बातों का आपस में क्या तालमेल है? अगर कल चूंकि वो कुंदरकी हारे हैं तो क्या इस पूरे राष्ट्र को एक महीने तक मातम मनाना चाहिए? क्या देश में और कोई काम नहीं होगा इसलिए कि अखिलेश यादव कुंदरकी में हार गए हैं? ये कौन सी बात हुई कि अभी ताजा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अभी हम कुंदरकी हारे हैं? इतनी जल्दी क्या थी? क्या वो देश को एक राष्ट्रीय मातम में झोंकना चाहते हैं महीने दो महीने के लिए? अरे भाई, अदालती कार्रवाई अलग चल रही है और ये चुनाव अलग चल रहे हैं। चुनाव में आप कुंदरकी हारे, उधर अदालत ने एक मुकदमा किया। इन दोनों चीजों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, मूलतः वो इस पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं, इसको सही ठहरा रहे हैं और इसको उकसा रहे हैं। अनुपम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तौकीर रजा से लेकर के राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, तमाम लोग जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं, इन पर नकेल नहीं कसी जा सकती?
नहीं कसी जानी चाहिए? ऐसा नहीं है, नकेल कसी भी जाती है, कसी भी गई है। अब मौलाना अजहरी जैसे लोग जेल भी गए हैं, पर उनको आपने देखा है किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आजाद कर दिया। वो निकल के फिर से जहर उगल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई भी होती है, पर भारत में कानून व्यवस्था का मतलब जो एक लॉ एंड जस्टिस का एक हमारी एक जो सिस्टम है, उसका फायदा उठाकर ये लगातार इस तरह का जहर उगलते रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तो ये तमाम चीजें रुक जाएंगी। और बात सिर्फ इनके मजहबी नेताओं की नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तथा कथित सेकुलर पार्टी के नेता भी इनको भड़काने में इनके मजहबी नेताओं से भी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओंकार जी, और साहब ये बताइए कि ये जो दंगा फसाद हुआ है, कहीं इसके पीछे ये मानसिकता तो नहीं है? योगी आए दिन ये दावा करते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है 2017 से, कहीं दंगा फसाद हमने होने नहीं दिया, कहीं आगजनी, कहीं कर्फ्यू की नौबत आने नहीं दी। तो ये जो दावेदारी है, इसको झुठलाने के लिए या इस तरह का माहौल बार बार खराब करके उनको चुनौती देने वाले अंदाज में तो ये सब नहीं कराया जा रहा है। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ने जब से बुलडोजर पर रोक लगाई है या कुछ शर्तें लगाई हैं, तब से ऐसा तो नहीं है कि कुछ तत्वों के हौसले जरा बुलंद हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब बुलडोजर तो चलेगा नहीं, तो अराजकता फैला ली जाए, डराया जाए योगी जी को, अपना असली रूप दिखाया जाए। देखिए योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि मेरे राज्य में दंगे नहीं हुए, वो बेसिकली जो बात कहते हैं वो सच है कि हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। ये हिंदू और मुस्लिम पक्ष नहीं लड़ रहे हैं। ये जो पत्थरबाजी आप देख रहे हैं, ये मूलतः पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है, सरकारी टीम पे पत्थरबाजी हुई है, अदालत द्वारा गठित गई टीम पे पत्थरबाजी हुई है। और उसके साथ वही शक्ति का सुलूक होगा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन और पुलिस करती आई है। ये आप देखेंगे, आज भी देखिए 2 लोग मारे गए हैं। लेकिन अब रही बात ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि नियम पालन किए जाए, प्रॉपर नोटिस दिए जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो जजमेंट आने के पहले ही कोर्ट में हलफनामा दिया था कि साहब हमने आज तक कोई भी बुलडोजर बिना नोटिस दिए नहीं चलाया। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि गलत बुलडोजर चलाने पे हर्जाना लगेगा अधिकारियों पे, आप पे तो नहीं लगा रहे हैं। तो कुल, और बल्कि इनके एफिडेविट का तारीफ भी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मैंने कहा ना कि गलतफहमी है, ये मुगालता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बुलडोजर पे रोक लग गई है। बात बुलडोजर पे रोक नहीं लगी है, कानून व्यवस्था पे कोई दुनिया की कोर्ट को रोक नहीं लगा सकती ओंकार जी। और योगी प्रशासन जिस तरह लगातार सख्ती से इनके साथ पेश आ रहा है दंगाइयों के साथ, इस बार भी आएगा। दुर्भाग्य ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस इनको बार बार भड़का रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जो मस्जिद के सर्वे में पत्थरबाजी हुई और राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि कुदरकी में जो वोट पड़ा है उसकी वजह से। एक बात सोचिए कि कुदरकी में अगर वोट नहीं पड़ा होता और भाजपा जीत गई होती तो हम कहते कि भाई आपने मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। कुदरकी का वोट प्रतिशत तो प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वोट वहीं पड़ा है और जी हाँ। मुसलमानों ने वोट देकर जिताया है। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? हकीकत यह है कि जिस तरह बिहार में जगह चारों सीट हार के मुसलमान मुस्लिम ओरिएंटेड सीटें, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे लालू यादव हारे हैं, यादव बाहुल्य सीटों पे हारे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी तरह अखिलेश यादव इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मीरापुर और कुदरकी जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे उनको इतनी बुरी मात मिली है। और फूलपुर जहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट था और जहां सीसा मऊ, वहां पे भी बड़ी नजदीकी मामले हो गया। तो ये एक बिना मुस्लिम वोट बैंक सब जीरो हो जाते हैं सारी विपक्षी पार्टी। मतलब एक दहाई में आपकी सीटें नहीं जाएंगी। तो इसके चलते ये बौखलाहट और तिलमिलाहट है उनका। कल के प्रधानमंत्री के भाषण पर अगर गौर करें, जिस तरीके से उन्होंने वक्फ पर टिप्पणी की है, जिस तरीके से उन्होंने 2014 के उनके प्रधानमंत्री ऑफिस संभालने से पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली और आसपास की करीब करीब 123 संपत्तियों का जिक्र किया कि वो सीधे सीधे वक्फ बोर्ड को और इनको सौंप दी गई थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण ये लोग अपनाते रहे हैं वो अब चलने नहीं दिया जाएगा। और जाहिर है शीतकालीन सत्र आ रहा है और जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जो जेपीसी काम कर रही है, जितनी तेज गति से उसने काम किया है
देश भर के दौरे किए हैं, अलग-अलग वर्गों से, समुदायों से। इतनी करीब 1.5 करोड़ के आसपास तो ईमेल ही करवा दी गई हैं साजिशन के इनको उलझाए रखो और शीतकालीन सत्र में ये पेश ना करने पाएँ। ये जेपीसी के सदस्यों की तरफ से मांग हो रही है, इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए, इसका समय और बढ़ाया जाए। तो जगदम्बिका पाल ने कहा कि नहीं, समय नहीं बढ़ेगा। जो हमें करना था हम कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है और वाक़ई बहुत तेज़ गति से काम हुआ है। तो ऐसे में जबकि ये महाराष्ट्र बहुत बुरी तरह से हारे हैं, उत्तर प्रदेश में हारे हैं, दूसरी जगहों पर भी हारे हैं, ले दे कर के इनको साँस लेने की जगह वायनाड में मिल गई और झारखंड में मिल गई। तो संसद का कल से जो सत्र शुरू हो रहा है, उसमें कुछ बदला हुआ इनका रूप-स्वरूप देखने को मिलेगा, तेवर देखने को मिलेंगे या वैसे ही इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, जैसे ये पहले एरोगेंसी वाली बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे थे, वैसा ही होगा और ये वक्फ संशोधन बिल को नहीं पेश होने देंगे या नहीं पारित होने देंगे, पूरी ताकत लगाएँगे। देखिए साहब, ऐसा होता है कि राहुल गांधी जैसे लोग घूम-घूम के कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं होता है। संसद एक ऐसी जगह होती है जहाँ तुर्की बा तुर्की मुकाबला होता है, आमने-सामने बात होती है। तो इसलिए पूरा प्रयास करते हैं कि संसद का कोई सदन चले ही ना। कभी हिंडनबर्ग के नाम पे, कभी चुक के नाम पे, कभी अडानी के नाम पे, तो वो हर संसद के सत्र के पहले ये तमाशा करते हैं। अभी इस समय अडानी वाला तमाशा चल रहा है। कुल मिलाकर संसद सत्र को हर तरह से बाधित करने का प्रयास है। दूसरी बात यह है कि आपके ही प्रोग्राम पे ओंकार सर, ये मुझसे आपने सवाल किया था कि जब जेपीसी पे ये मामला दिया गया था वक्फ बोर्ड वाला, तो आपने पूछा था कि क्या इसको माना जाए कि ठंडे बस्ते पे गया, तो मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था कि बिल्कुल ठंडे बस्ते पे नहीं गया है। आप देखेंगे कि विंटर सेशन में ये मामला लौट के आएगा और विंटर सेशन में लौट भी आया है। संजय सिंह जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जेपीसी में मामला सालों साल लटका रहता है, वैसे इस बार भी लटका रहे। पर जगदम्बिका पाल को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के हर तरह के ग्रुप को, वर्ग को इसमें बोलने की इजाजत दी, ताबड़तोड़ मामला निपटाया और मामले को अब फाइनली शीतकालीन अधिवेशन के लिए, संसद के लिए तैयार कर दिया है। विपक्ष इसके लिए भी नहीं तैयार है, उसको मालूम है कि यहाँ पे भी वो मात खाएगा। तो कुल मिलाकर संसद ना चलने। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। नजरें रहेंगी संभल पर, योगी सरकार किस तरह का सबक सिखाती है दंगाइयों को, अराजकतावादियों को, ये भी जरा देखने वाली बात होगी। एक दिलचस्प क्या दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हुआ है। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, अगर आप शासन प्रशासन को चुनौती देंगे, अगर आप समाज के लोगों की शांति भंग करेंगे, उनका जीवन खतरे में डालेंगे, तो फिर आपको इस तरह की जो पनिशमेंट है, जो कार्रवाई है, उसके लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों से निवेदन, अनुपम जी का घूमता आईना अवश्य देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।